नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और तीन बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां के कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और आए दिन धर्मांतरण को लेकर कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है ना, जिसने ना सिर्फ सियासत को गरमाया है बल्कि हिंसा भी भड़क उठी है। और इस बार मामला कांकेर जिले का है, जहां पर धर्म परिवर्तन और शव दफनाने के विवाद ने यहां हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 3 चर्च जला दिए गए। कई लोग इस दौरान घायल भी हुए, साथ ही साथ पुलिस भी घायल हुई है। पुलिस को भारी बल यहां पर तैनात करना पड़ा है। पूरा मामला जो है वो बतेड़वाड़ा गांव से जुड़ा है, जहां सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम सलाम के निधन के बाद ये मसला शुरू हुआ। परिजन ने 15 दिसंबर को शव को अपने खेत में दफना दिया, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कहा कि धर्मांतरित व्यक्ति का शव गांव के बाहर दफनाया जाना चाहिए। 16 और 17 दिसंबर को विवाद और बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुई। करीब 25 लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 18 दिसंबर को प्रशासन ने हालात काबू में करने के लिए कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकाला और इलाके से बाहर भेज दिया। इसके बाद भीड़ और ज्यादा भड़क गई और बड़ेतेवड़ा और आमाबेड़ा में एक के बाद एक 3 चर्च और प्रार्थना भवनों में आग लगा दी गई। हिंसा में अंतागढ़ एएसपी आशीष बंजोर और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। इस बीच आमाबेड़ा हिंसा को लेकर रायपुर में समाज प्रमुखों ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उन्होंने धर्मांतरण को सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताते हुए कठोर कानून, अधिकारियों के निलंबन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर समेत राज्य भर के कई जिलों में दुकानें और बाजार बंद है। बंद का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और इस दौरान केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे स्वास्थ्य और मेडिकल, ये बस खुले रखने की छूट इन्हें मिली है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और पूरे मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी। उनसे समझते हैं कि किस तरह से देखते हैं वो इस पूरे मामले को। राकेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। राकेश जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी नहीं है कि धर्मांतरण को लेकर इस तरह से हमें तस्वीरें देखने को मिली हुई है, लेकिन आखिर बार बार इस तरह से हिंसा होना धर्मांतरण को लेकर, और साफ तौर पर अगर किसी को दफन भी कर दिया जा रहा है, लाश उखाड़ दी जा रही है, बाहर फेंकवा दिया जा रहा है, ये बेहद गंभीर मामला है। किस तरह से देखा जाना चाहिए? रोक आखिर कैसे लगेगी इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि देश के अंदर कुछ भी होगा तो वो संविधान के अंतर्गत होगा। और संविधान ने सभी धर्मों को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 और 27 में ये राइट्स दिए हैं कि हर एक आदमी अपने धर्म का, अपने रीति रिवाजों का पालन कर सके। लेकिन जिस तरीके से जो लगातार छत्तीसगढ़ हो या कहीं और की भी घटना हो, जो धर्मांतरण को लेकर है, वो लगातार जिस तरीके से वो आक्रोशित होती जा रही हैं या वो कहीं ना कहीं हिंसा के अंदर तब्दील हो रही हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का हक है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे वो कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, हर जगह के लिए एक जगह सुनिश्चित की गई है कि आप वहां पर जाके जो भी आपके धर्म के अनुसार रीति रिवाज हो, आप उन्हें कर सकें। तो मैं समझता हूं जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम है उसके अंदर कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, वो वहां पे वहां की जो सरकार है या वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार वो कर रहे होंगे। लेकिन सबको सबके धर्म का आदर करना चाहिए। सभी को कानून के साथ और कानून के हिसाब से ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी को किसी भी कार्य से कोई आपत्ति है तो वो उसकी लिखित शिकायत प्रशासन में दे और प्रशासन और कानून के हिसाब से कार्रवाई करे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, उन सभी के लिए जगह सुनिश्चित की गई है। अगर किसी को भी अपने रीति रिवाज के अनुसार क्रिमेशन करना है तो मैं समझता हूं वो सुनिश्चित जगह पे ही किया जाना चाहिए।
राकेश जी, देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम बस्तर की बात करें तो वहाँ पर जो आदिवासी हैं वो अपना अलग ही रूल फॉलो करते हैं। जैसे खुद का जो खेत है वहाँ पर अगर उनके कोई परिजन खत्म हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, गुजर जाते हैं, तो वो अपने खेतों में उन्हें दफना देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कब्रिस्तान या फिर ऐसी चीज़ों की सुविधाएं नहीं दी जाती। देखिए, मामला ये है यहाँ पर कि धर्म, सर्वधर्म एक समान हम हमेशा कहते हैं, लेकिन जब बात आती है ज़बरदस्ती धर्मांतरित करने के लिए, और इन चीज़ों से ये आज की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ लंबे समय से जूझ रहा है। कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, तर्क वितर्क सामने आते हैं, और कांकेर में ये पहली दफ़ा नहीं है। ये ज़रूर है कि हिंसा जो है वो इस बार व्यापक तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर पिछले तारीखों पर अगर हम नज़र डालें तो पहले भी कांकेर से इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। और सिर्फ कांकेर को ही छोड़िए, आप पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले की बात करिए, बिलासपुर जिसे धर्मांतरण का हब कहा जाता है, तो जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करना, माइंड डाइवर्ट करना, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पहली बार ये नहीं हुआ है। पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से 100 को इस तरह उखाड़ दिया जाता है। ग्रामीण लगातार इसको लेकर आवाज मुखर करते हैं। तो क्या यहाँ पर साफ तौर पर शासन फेलियर साबित हो रहा है? क्योंकि अगर एक गलती एक बार होती है तो वो गलती होती है, लेकिन अगर पुनरावृत्ति बार बार उन्हीं चीजों की हो रही है और उस पर रोक लगाने में सरकार नाकाम है, तो इसे किस तरह से देखा जाए, क्या कहा जाए? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर चीज के लिए कानून व्यवस्था और कानून बनाए गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती, फोर्सफुली अगर धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसके पास लीगल रेमेडीज हैं, वो अपनी शिकायत दे। क्या किसी ने कोई शिकायत दी और शिकायत पे अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन को आप दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराया गया है, तो क्या उसने कोई कंप्लेंट, क्या कोई उसने शिकायत प्रशासन में दी और उस शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई, नंबर एक। नंबर दो, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो किसी भी धर्म विशेष की धार्मिक जगह को डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, ये भी कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश के, देश के जिम्मेदार नागरिक, कोई भी सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन ने ऐसा देखा है कि किसी का जबरदस्ती फोर्सफुली धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो उसके प्रति उसको डिपार्टमेंट में जाकर, पुलिस के पास जाकर एक शिकायत देनी चाहिए और उसको एक विरोध प्रदर्शन जो करना चाहिए वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमेशा वार्ता से ही बातें खुलती हैं। हिंसक प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो हो रहे हैं वो गलत हैं, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में जो प्रशासन को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से सुनने में आया भी कि कई पुलिस अधिकारी भी वहां पर घायल हुए और धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाया गया, तो मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। अगर किसी भी धार्मिक संगठन को किसी की भी रक्षा करनी है, किसी के भी हितों की रक्षा करनी है, तो उसको कानून के अंतर्गत अपना कदम उठाना चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, तो देखिए, आपने कहा कि प्रशासन के पास शिकायत करनी चाहिए। तो जब ये मामला हुआ, जब शव को दफनाया गया, ग्रामीणों ने कब्र ही उखाड़ दिया, उसके बाद जब ये हिंसा भड़कते गया तो प्रशासन ने खुद हालत पर काबू पाने के लिए कब्र को खुदवाया, शव को बाहर निकाला और वहां से उन्हें बाहर भेज दिया। तो प्रशासन खुद यहाँ पर ग्रामीणों को शांत करने के लिए कब्र खुदवा रही है। तो आप सोचिए कि कितनी लचर व्यवस्था यहाँ पर, या फिर कितना गंभीर मुद्दा ये हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि अभी ये मामला सब जुड़े से है। इसमें अभी जांच चल रही है कि प्रशासन ने, पुलिस अधिकारियों ने किस वजह से किस कार्रवाई को किया, और ग्रामीणों के अंदर भी जिन लोगों ने कुछ गलत किया होगा उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन हुआ होगा, और जो भी इसमें कल्पित होगा वो मामला सब जुड़ी से अभी मैं समझता हूं इस पे जांच चल रही होगी। तो इस विषय पे अभी कोई टिप्पणी देना ठीक नहीं है, लेकिन पहले एक बार जांच कंप्लीट हो जाए, कौन लोग दोषी हैं, किन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, किन लोगों का कहां पे इन्वॉल्वमेंट था, तो ये सभी देखने के बाद एक बार अगर हमारे साथ, हमारी डिबेट के अंदर या हमारे साथ कोई कानूनी की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारी भी होगा तो इस बातों पे सभी पे स्पष्टीकरण ठीक से आ पाए। चलिए, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश जी।